नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे, मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। दोस्तों आज हमने फोर्थ व्यू का मौजू रखा है द ग्रेट लॉकडाउन। अब हम इसको द ग्रेट लॉकडाउन के नाम से इसलिए पुकार रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बहुत मुश्किल काम होगा कि इस ग्रेट लॉकडाउन से जब हम बाहर निकलेंगे, तो किस तरह की परेशानियाँ हमारे सामने आने वाली हैं और इसके अलावा भी जो कुछ चल रहा है, उसे भी बहुत ही गौर से समझने की ज़रूरत है। वो ये है दोस्तों कि आज हम हमारे देश के अंदर जिस तरह से तमाम संस्थान बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जो कामगार हैं वो अपने घरों को निकल रहे हैं, सरकार इसको लेकर जो चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके अलावा जो हो रहा है वो ये है कि अब जो अ, विदेशों के अंदर हो रहा है, जो विदेशों में चल रहा है, यानी कि विदेशी सऊदी अरब को लें, यूएई को लें और तमाम दुनिया भर की जितनी कंपनीज़ हैं, अगर हम उन तमाम के इस वक़्त के बयानात को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में कंपनियाँ अपने कामगारों की छँटनी करने वाली हैं और जो कुछ रह जाएँगे, उनके सैलरी पैकेजेज़ कम करने की रिकमेंडेशंस शुरू हो गई हैं। यहाँ कुछ लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं, कुछ लोगों के नोटिस जारी होने हैं, आने वाले 3 महीनों के अंदर भारी दबाव शायद होगा कि हम जो है कितने लोग भारत आने वाले हैं और भारत अभी तो हमारे पास जो भारतीय कामगार हैं, उनकी रोज़ी-रोटी की परेशानी है और आने वाले दिनों में हमारे ऊपर ये प्रेशर बढ़ने वाला है, यानी देश के ऊपर ये प्रेशर बढ़ने वाला है कि जो लोग अपने रोज़गार से बेदखल होके या कोरोना वायरस के चलते, उनकी अपनी सिक्योरिटी के चलते, या इसके पीछे किसी गेम के चलते। बहरहाल वापसी तो हो रही है। अब इस वापसी की बात ये है कि अब पहले से ही मौजूदा हालात में जो परेशानियाँ हैं, वो बदस्तूर हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। तो इस फ़िक्री लम्हे को हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि बाबा साहब के पास चलते हैं, वो उससे जानते हैं कि उनके पास क्या रिपोर्ट है कि वो दुनिया से हमारे पास कितने लोग आने वाले हैं, हमारी सरकार इसको कैसे मैनेज करने वाली है और क्या संभावनाएँ हैं, कितने दिनों में हम निपटा लेंगे इन तमाम काम को, कारोबार को कि हम विदेशों से अपने लोगों को वापस ला सकें और जो देश में लोग हैं, इनको द ग्रेट लॉकडाउन से बाहर निकलते हुए रोज़गार मुहैया करा सकें। तो खैर मकदम है पावा साहब आपका कोर्ट व्यू में मैं आपसे सीधे सवाल बिना वक़्त गवाए करता हूँ कि क्या रिपोर्ट है आपके पास कि कितने लोग हमारे पास दुनिया से वापस आने वाले हैं? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। भाई साहब, एक कहावत है, काजी मरे कजा दे नाल ते असी मरे रजा दे नाल। कि काजी साहब तो अपनी अहंकार और अपनी सनक में मारे गए और हम लोग अपनी रजामंदी से मारे गए। तो कुछ ऐसा ही लॉकडाउन और इसके साथ कोरोना के साथ मिलकर हमारे कामगारों के साथ और हमारे साथ हो रहा है। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ तो आर्थिक मंदी की वजह से या उसको कह लें तो डिप्रेशन की वजह से, फाइनेंशियल डिप्रेशन की वजह से तनख्वाहें कम हुई हैं, कामगारों को निकाला गया है और एक बहुत बड़ी संख्या में उन कामगारों को भी निकाला गया है, जिनके ऊपर दुर्भाग्य से ऐसे ठप्पे लग गए थे, जो हमारे ही अपने समाज के लड़कों की बेवकूफ़ियों की वजह से लगे या उनकी भक्ति की वजह से लगे। कुल मिलाकर रिज़ल्ट यही रहा कि आज बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में वो कामगार अपना काम छोड़ के, अपने कारोबार छोड़ के इस इंतजार में हैं कि उन्हें भारत में वापस ले आया जाए। भारत सरकार ने एक इनिशिएट किया है, लेकिन जी, प्रैक्टिकली वो कहाँ तक संभव हो पाएगा या होगा, इसमें मुझे बहुत बड़ा शक है। अगर कुल मिला के देखा जाए, तो लगभग 1 करोड़ भारतीय इस इंतजार में हैं कि वो भारत वापस आएँगे। जबकि भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो 64 उड़ानें रोज की लगाएँगी 40 देशों में और उसके हिसाब से जैसा कि उन्होंने डाटा दिया है, 12 देशों से 14,800 भारतीय वापिस होंगे। उसके अलावा हमारी नौसेना भी मालदीव और जो समुद्र के बीच के छोटे वाले देश हैं, वहाँ से जलयान से लाने की वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन को देखा जाए, जो कामगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है,
तो सिर्फ केरल सरकार के पास लगभग 4 लाख 3,95,000 या 3,96,000 कामगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है कि वो वापिस आना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि हम उनका इवैक्यूएशन कैसे करेंगे? वो प्रैक्टिकली कैसे भी संभव नहीं है। हम इतने जहाज ना ला सकते हैं और जहाज लाने के साथ हमारे ऊपर सबसे बड़ा डर ये रहता है कि क्रू मेंबर बीमार ना हो जाएँ, उनको कोरोना ना हो जाए। और अगर हम उनको वापस ले भी आते हैं, तो हम उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? इसमें सबसे बड़ी कमजोरी हमारी एक विदेश नीति की भी रही है कि हम उन देशों को समझा नहीं सके, हम अपने दूतावासों को इस लायक नहीं लगा सके कि हम वहाँ जो कामगार वापिस आने वाले हैं, उनका क्वारंटीन वहीं करा लें, उनको वहीं पर रख के उनकी जाँच करा लें, जहाँ हम उन्हें लाएँगे, फिर उनको रखेंगे, उनको कहाँ रखेंगे, उनका कितना इलाज कराएँगे, इतनी बड़ी क्वांटिटी में, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी से संभव होगा और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ, तो ये अमानवीय भी होगा। ये बहुत बड़ा धोखा होगा अपने भारतीयों के साथ, वो बेचारे वहाँ सड़ते रहेंगे और उनके माँ-बाप यहाँ इस इंतज़ार में रहेंगे कि कब मेरा बेटा वापिस आएगा। तो इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब मैं बार-बार आलोचना नहीं करता सरकार की, लेकिन आपको याद होगा कि 6 महीने पहले हमने इशारा कर दिया था इस बात का कि आने वाले समय में कामगारों की वापसी का भी इंतज़ाम सरकार को करके रखना चाहिए था। सरकार को खाड़ी के देशों से और उन सब देशों से अपने संबंध और सभी सुविधाएँ बनाकर रखनी चाहिए थी, जहाँ हमारे भारतीय बेटे हैं, हमारे भारतीय बच्चे वहाँ पर काम करते रहे हैं और आज तक हम उनके खून-पसीने की कमाई से ही एक बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जित करते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जी, क्या ये संभव हो पाएगा हमारे लिए? पापा साहब ठीक है, आपका सवाल है कि ये क्या संभव हो पाएगा, ये आपका सरकार से सवाल होना चाहिए। मैं तो यहाँ आपका तथ्य ये सुनना चाहता था कि कितने बड़े खतरे जो हैं, वो आने वाले दिनों में जो भारतीय हमें बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा, रियाल, दिनार, डॉलर वो सब भेजते थे। वो आने वाले दिनों में हमारा विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, उस पर भी गहरा असर पड़ेगा। हालाँकि इसी तरह और एक बात आपने कही है वो बात आपने ये कही है कि हमें अपने विदेश नीति का फेलियर है, तो मुझे तो नहीं लगता कि विदेश नीति का फेलियर है। अगर आप ये कहते हैं कि जो संबंध इन देशों से जहाँ से लोग आने वाले हैं, अच्छे बना के रखे जाने चाहिए थे, तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि यूएई ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना जो प्रथम नागरिक अवार्ड होता है, वो उनको दिया है। और सऊदी अरब ने भी इसी तरह के एजाज़ से उनको नवाज़ा है। तो ना सऊदी अरब, ना फिर कतर, बहरीन तो सब इन्हीं के साथ में लग जाते हैं और यूएई भी बड़ा सम्मान देते हैं। अभी जो कोरोना के मामले को लेकर दवाइयों की कुछ मदद भी भेजी है, तो संबंध में कोई खराबी नहीं है। मुझे लगता है आपके ज़हन पर भी जो सोशल मीडिया का असर है, यानी जो जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चलती हैं, आप उनको कहीं सच मानने लगे हैं। मैं ये समझता हूँ कि भारत के संबंध इस वक़्त अ, अबू धाबी, दुबई की और आपके सऊदी अरब के साथ बेहतरीन संबंध हैं। अभी संबंधों में कोई ना खटास है, ना कुछ है। हाँ, अलबत्ता कुछ इस तरह की खबर जो सोशल मीडिया वॉर जो चल रहा है जिसमें कुछ बेचारे ब भारतीयों ने वो एंटी मुस्लिम जो है वहाँ लिखा, कोई बात लिखी तो उस पर कोई छोटी-मोटी कार्रवाई। तो ये तो आम बात है, अगर यहाँ भी कोई लिखता है, भारत में भी इस तरह की कोई बात करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तो इसमें इतना बड़ा आप इश्यू क्यों समझ रहे हैं कि आप सोशल मीडिया की खबर को आप कहने लगे कि डिप्लोमैटिक फेलियर हो गया? देखिए साहब, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। जी, आपने बार-बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में और उसकी याद दिला दी। हुँ, थोड़ा-सा और पीछे चले जाते, पुष्पक विमान की भी याद दिला देते। थोड़ा-सा और पीछे चले जाते, तो जैसे विप्लव देव हैं, जो बत्तख से ऑक्सीजन पैदा करते हैं, उनकी जी। साइंस की भी याद दिला देते जाते। हम वर्तमान में बिल्कुल, क्यों नहीं खड़े होते सर? हम पुराने उन कहावतों को, पुरानी बातों को लेकर घूमते रहें, तो वो व्यवहार नहीं है ना। कल मैंने ठीक है, बहुत कुछ खाया था, अगर मैं ये कहूँ बहुत कुछ पावर किया साहब था, आज आपको कुछ भी नहीं। सुनिए मेरी बात। तो आपने बत्तख, पुष्पक विमान की बात की। अगर मैं यहाँ आप पर एक सीधे इल्ज़ाम लगाता हूँ आज
आप खुद भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भाव जो सऊदी अरब है या यूएई है, इन्होंने लेके बड़ी कार्रवाई जो है, वो जो मुस्लिम फोबिया है, उसको लेके वो कोई बड़ी कार्रवाई कर दी है और यहाँ मुसलमानों को एक मनोबल बढ़ने का कोई एक शगुफा आप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप खुद ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई अबू धाबी, ना कोई दुबई, ना कोई सऊदी अरब यहाँ इस तरह की सांत्वना की बात करें तो मैं नहीं मानता हूँ और मैं तमिल नाज़रीन आप लोगों को भी आश्वस्त करता हूँ कि ऐसे किसी भरोसे में और झांसे में ना आए बिल्कुल भी। आप क्या कहेंगे बाबा साहब? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे कि वहाँ पर कोई उन्होंने सरकार ने निकाला है या नहीं निकाला है। बेशक 4-6 लोगों को जेल हुई है, वो आप भी मानते हैं कि हो सकती है ऐसा हो जाता हो। लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है लब्बो-लुआब तो ये है कि हमारे बच्चे आज हवाई जहाज़ की इंतज़ार में खड़े हैं। इस ये चीज़ से तो आप ये इनकार नहीं करेंगे। इससे मैं इनकार इस नहीं कर चीज़ सकता। फिर आप इस इससे चीज़ मैं से भी इनकार इनकार नहीं कर नहीं सकता। करेंगे, आप इस चीज़ से भी इनकार नहीं करेंगे कि ओमान ने अपनी जी। 80% सरकारी नौकरियाँ वहाँ के लोकल को देने के लिए बोल दी हैं, जिसमें से जो निकाले जाएँगे, वो हमारे भारतीय ही हों। तो आप इसको बेसिकली एक गलत नज़रिया देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब। मैं यहाँ नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि देखिए बाबा साहब बार-बार ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से जो गैर मुस्लिम हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ओमान भी जो है वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तमाम दुनिया में मैंने कहा द ग्रेट लॉकडाउन की वजह ये है कि पूरी दुनिया एक नई सिरे से अर्थव्यवस्थाएँ शुरू करेंगी, फ्यूल बेस्ड अर्थव्यवस्थाएँ मैं पहले दिन से कहता आया हूँ, इस पर अपना अनहसार कम करेंगी, इस पर अपना दबाव कम करेंगी और अपने लोगों को एक कॉमन अर्थव्यवस्था, इसको आप कह सकते हैं कि मुस्लिम जगत जो है, वो जागृत हो गया है, वो समझ गया है कि सिर्फ़ तेल के बहाने हमारा कारोबार नहीं चलने वाला है और जिस तरीके से अभी तक मुस्लिम जगत जिनके पास तेल था, वो लोग विदेशी लोगों को अपने यहाँ बुलाते थे, काम देते थे, रोज़गार देते थे और रोज़गार देने के बाद सिर्फ़ आराम से जो कुदरती मालियात है, उस कुदरती मालियात को वो दुनिया को फ़रोख्त करते थे, बेचते थे और बेचने के बाद वो सिर्फ़ गोरों, कालों सबको अपनी तरफ से भारतीय सबको अपने यहाँ नौकरियाँ रखते थे, अपने किचन में रोटियाँ पकवाते थे, अपने आँगन में झाड़ू लगवाते थे, अपनी ड्राइविंग करवाते थे और वो ऐशो-आराम की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, जिसकी वजह से अब वो समझ गए हैं कि आने वाले दिन हमारे ऐशो-आराम के नहीं हैं, बल्कि हमें अपने यहाँ पर अपने तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाना पड़ेगा। यानी खुद अपने हाथों में काम लेना पड़ेगा, उस काम को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो या किसी भी तरह की चीज़ जो हम हाथ से नहीं कर पाते हैं, उसको करेंगे और मजबूरी में हम विदेशों का इस्तेमाल करेंगे। ये नया जो उनकी सोच डेवलप हुई है, ये एक बड़ा बदलाव है जो आने वाले दिनों में अरबों को एक आर्थिक सुदृढ़ता में और एक कॉमन जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ लाके खड़ा कर देगा, जो अभी तक जो है, वो इंतज़ार करता था कि यूरोप से उसका प्रोडक्ट आएगा या फिर ब अफ्रीका, एशिया से उसका प्रोडक्ट आएगा और वो सिर्फ़ तेल बेचकर अपना काम चलाता रहेगा। ये गलतफ़हमी उनकी दूर शायद हो चुकी है और वो सही रास्ते पर चल निकले हैं। तो वो अपने देश के लोगों को काम देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता पावा साहब की बात पर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ तमाम बातों को कि जनाब आप तमाम लोग समझें, मीडिया में बहुत तरह के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, वो प्रोपेगेंडे क्या हैं? वो प्रोपेगेंडे इस तरह के हैं कि आप जो है वो ये कोरोना वायरस है, इसके बाद वन वर्ल्ड हो जाएगा, वन वर्ल्ड होने के बाद फलाँ हो जाएगा, टिका हो जाएगा, फिर इज़राइल को सामने लेके आया जाता है, फिर खबरें इज़राइल खुद चलाता है, मैंने कोरोना वायरस की वो जो दवाई है, वैक्सीन है, वो खोज निकली है। ये सब बकवास है, ये पूरी बकवासें हैं, इन पर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पर जो लोग बात करते हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, वो सिर्फ़ बात करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि आपको बरगलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया में कोई भी देश अपने देश के नागरिकों की प्रायोरिटी उसकी पहली ज़िम्मेदारी है, अपनी अर्थव्यवस्था उनकी पहली ज़िम्मेदारी है। दुनिया में एक एक धोखे से सबसे पहले आपको बाहर निकलना है, वो धोखा क्या है समझ लीजिए। तमाम मेंबर से, तमाम मेंबरों से मैं तमाम उलमाओं की ही बात कर रहा हूँ। आपको ये तासुर दिया जाता है हमेशा कि आप जब पूरी दुनिया में कहीं भी होते हो मगर मुसलमान कलमे का शरीक है, सब एक होता है। मगर ये बात एक बार फिर से रीड करें, समझें, क्या फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए दुनिया चली गई है? नहीं गई है। उन्होंने बहुत ज़ुल्म सहे हैं। वो टैंक और तोप और मिसाइलों के साथ दुनिया के अधिक
आधुनिकतम हथियारों के साथ पत्थरों और गुलेल से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद उनका साथ देने कोई कलमी का शरीक नहीं गया है। रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति आप लोगों ने देखी है कि क्या हुआ है। इसके अलावा सोमालिया जैसा देश जहाँ पर कंगाली छाई, बुरा हाल हुआ, रोटी क्या उनकी आँखें सूख गई, पसलियाँ निकल गई और ये अरब अब दुनिया भर के खरबों कमाने वाले एक ही शेख के पास इतना पैसा होता है कि वो पूरे सोमालिया को अगले 10 साल के लिए खाना मुहैया करा दे ताकि लोग जिंदा रह सकें। मगर उसके बाद भी क्या ये कलमे के शरीक उनको जो है वो जो कुछ ग्रांट कुछ लोग आप में से कुछ लोग जो है ये बदमाशी करेंगे, कहीं मौलाना टाइप के भी बदमाशी करेंगे। वो बताएंगे कि सोमालिया में कितना फंड सऊदी अरब ने दिया, कितना फंड इसने दिया। अरे मैं कहता हूँ वो इतना छोटा देश है कि एक शेख क्योंकि याद रखिएगा 300 कुछ लोगों के पास दुनिया का 1/3 यानी 75% दौलत आज भी मौजूद है। यहाँ ये सोशल मीडिया भी उन्हीं के पैसे से चल रहा है, ये ट्विटर भी उन्हीं शेखों के पैसों से चल रहा है। तो ये तमाम जितनी अमेरिका ने डेवलपमेंट किए हैं, उन्हीं के पैसे का सहारा लिया है। तो ऐसे लोगों के धोखे से बचना तुम लोगों को तुम्हारी ज़िम्मेदारी बन जाता है। बड़े होश में आके रहिए, तुम बाद में मुझे कमेंट करते हो कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? तुमको कोई ज़रा-सा लॉलीपॉप दिखाता है और झांसे में आ जाते हो। बिल्कुल नहीं आना चाहिए तुम लोगों को इस बात में। अलबत्ता हम इस बात पे आते हैं कि अब ये देश ये सही है कि इस देश के जो कामगार थे, वो कामगार नहीं थे, वो बहुत बड़ी जो है विदेश मुद्रा का स्रोत थे, वो इस देश को बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा देते थे और हम क्योंकि एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं पाते, चाइना के साथ तनाव और बढ़ेंगे। व जो यूरोपियन कंट्री है, वो अपने आप को ठीक उसी तरह से रिवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब यूरोप से भी हमको कोई मदद मिलने वाली नहीं है और भारतीय सरकार के पास कोई विज़न नहीं है कि लघु उद्योग कैसे बनाएँ, कुटीर उद्योग कैसे बनाएँ। गाँव से अर्थव्यवस्था शुरू करना चाहते हो पर गाँव के लिए किस तरह के प्लान है? कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। जो लोग इस देश में आएँगे उनके परिवारों पर जो बोझ पड़ेगा, जो बाइंग कैपेसिटी घट जाएगी, उसकी वजह से तो प्रोडक्शन कैपेसिटी और घटती चली जाएगी। भारतीय इकोनॉमी को मैं वापस रिवर्स गियर में जाते हुए देख रहा हूँ। आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे। मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करूँगा आपके लिए जिसमें ये बताऊँगा कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ओपन करना है, कैसे आपको बचना है, षड्यंत्र से जो आपके खिलाफ होने वाले हैं, उससे ये आगाह रहिएगा। आपके इकोनॉमिकली, आर्थिकली भी इस देश के अंदर भी आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे और मैं इंशाल्लाह उससे बढ़िया आपको काट बताऊँगा, जो आप पर असर नहीं करेगी क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है। फिलहाल पावा साहब के साथ पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं मेरे इल्ज़ाम से। जनाब। आपने खुद 3 तरीके की बातें की सर। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे यकीन नहीं करना चाहिए, बाकी आप हालाँकि आपका प्रोग्राम सैटेलाइट मीडिया पे भी आएगा और सोशल मीडिया पे भी आएगा, तो फिर भी आप पे तो यकीन करेंगे ही लोग। आपने सोमालिया की बात की, आपने कलमागो भाइयों की बात की, तो वो अपनी जगह ठीक है कि सबके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेकिन आप एक चीज़ तो मानेंगे कि शतरंज में वही जीतता है जो आगे की 4 चालों को सोच के चलता है। और यहाँ शायद हमारी सरकार से चूक हो गई है। यहाँ आपके आदरणीय जिनका आप दिल से समर्थन करते हैं, श्री मोदी जी की सरकार का, यहाँ कहीं न कहीं चूक हो गई है कि वो आने वाले समय का सही से विश्लेषण नहीं कर पाए या सही से देख नहीं पाए। भविष्य की तो वो बेहतर जानते हैं क्योंकि अगर कुछ कर रहे होंगे तो सोच के ही कर रहे होंगे। डिप्लोमेसी के अलावा इंटरनल पॉलिसी को बड़े गौर से देखा था क्या उन्होंने? जो इस बार नहीं देख पाए, उससे पहले कुछ देखा था? जी, आप दोबारा आप बताएँगे ज़रा? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो इस बार ठीक से नहीं देख पाए, तो वो कौन-सी बार ठीक से देख पाए थे, ये भी बता दो? नहीं बस हम बुलेट ट्रेन के लिए जाना था लॉकडाउन जिस दिन ये डाउन लॉक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह हम बुलेट ट्रेन पे चढ़ के आएँगे। तो ठीक है, ट्रेन पर जैसे सवारी आप के लिए सोमालिया की बात कर रहे थे, उसी में जी, मैं एक छोटी-सी बात और आपको याद करा दूँ कि जी। कल वेनेजुएला में भी बहुत हलचल हुई है और जहाँ सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है। हाँ, तो ठीक है। तेल ही सब कुछ नहीं है, तेल के अलावा शासक की नीतियाँ, सत्ता की समझ, वो भी बहुत मायने रखती है। देखिए, एक बात बाबा साहब मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हम सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाएँ, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये बताएँ कि किस तरीके से हल सॉल्यूशन हो सकते हैं, कहाँ गलतियाँ की हैं, उनको पॉइंट आउट किया जाए। ये नाज़रीन के लिए भी ज़रूरी है, देश को मशवरे और सलाह के लिए भी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो आने वाले लोग हैं भारतीय, जो विदेशों से आने वाले हैं, या तो उन देशों के साथ संपर्क किया जाए। अलबत्ता मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि संपर्क करते वक़्त भी अपने संबंधों को अच्छा बनाया जाए। हालाँकि मैं जानता हूँ नाज़रीन मैं जानता हूँ कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है,
क्योंकि उसने 6 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म नीति पर अपनाया। इसमें इकोनॉमी कहीं शामिल नहीं थी, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर झूठ बोला गया, करेंसी को लेकर झूठ बोला गया। उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धर्म नीति है और आपको आगाह इसलिए कर रहा हूँ कि जिनके पास एक ही अचीवमेंट हो, वो आगे भी उसी अचीवमेंट पर काम करेंगे क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ नहीं होगा। अलबत्ता विदेशों से हमारे मज़दूरों को लाने के लिए, हमारे भाइयों को लाने के लिए और फिर उनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए उनके उनकी जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे, उन अर्थव्यवस्थाओं के हिस्से को ड्राइव करने के लिए हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है। जो हमारे फिलहाल कामगार अपने घरों को पहुँच रहे हैं, हमारे पास तो उनके क्योंकि वो रोज़गार इन कंपनियों को बंद हो जाएगी, वापस आने का कोई फिलहाल प्लान नहीं होगा। लंबे समय तक ये लोग अपने घरों में रहेंगे, कितना दबाव इनके घरों पर होगा, अर्थव्यवस्था पर होगा। आप दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम को वक़्त की कमी की वजह से यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। मैंने कहा अर्थव्यवस्था कैसे आपको अपनी डिज़ाइन करनी है, कैसे चलाना है, उस पर बात करेंगे और अलबत्ता जो लोग अपने घरों में इंतज़ार कर रहे हैं, विदेशी भाइयों का, विदेशी में काम करने वाले अपने लोगों का, मैं मेरी तरफ से मैं एक तसल्ली देने की कोशिश करता हूँ। सरकार बिल्कुल कोशिश करेगी कि उनको वापस लाए और अगर सरकार वापस नहीं लाए, अगर और सरकार अगर खिलवाड़ करे तो आपको हक है कि आप ह्यूमन राइट्स के तहत अपनी माँग करें, अपनी बात कहें, चाहे हम तक पहुँचाएँ, हम आपकी माँग को बिल्कुल उठाएँगे और पूरी तरह। बाबा साहब ने कहा था मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, तो आखिरी सेंटेंस के साथ यहाँ ख़त्म करता हूँ कि नाज़रीन मुझ पर बहुत भारी दबाव था इस बात का कि आपका चैनल उर्दू है, आप उर्दू में बात करते हैं और उर्दू प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने हिंदी भाषियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया। हम अपना सैटेलाइट चैनल आपको समर्पित करते हैं, आप उर्दू लिपि पे मत जाए, ये तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों का है। लिपि वो भी हिंदुस्तानी है उर्दू, उसे अपनाइए, हमारा साथ दीजिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।